हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सेक्शन बी के 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। और सेक्शन बी में आपको टेक्निक्स एंड ट्रिक्स सिखाने वाली हूँ मैं। इस वीडियो के बाद में आप सेक्शन बी में कहीं भी गलती नहीं करने वाले हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली आपको क्वेश्चन की केस स्टडी पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसके अंदर डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजन। इंजन की बात करी है यहाँ पे। हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एक तो इंटीरियर कैबिन फिटिंग दिया और एक इंजन दिया है। तो इस क्वेश्चन में इंजन की बात करी है। फॉर द 6 month टू 1 October 2028 हमें डेप्रिसिएशन पता लगाना है इसके अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इंजन जो है वो 9000 कोस्ट है और फ्लाइंग आवर्स यानी एस्टिमेटेड लाइफ है 36,000 एस्टिमेटेड लाइफ है। इन द ईयर एंडेड 31 March 2029 में, यानी अप्रैल 2025 में कोस्ट इसकी थी 9000 और यहाँ पे 29 की बात हो रही है। ठीक है, द एयरक्राफ्ट फ्लू फॉर 1200 आवर्स फॉर द 6 months, यानी 1200 आवर्स के लिए वो यूज़ हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ तक हमें ज़रूरत है बस एडजस्टमेंट की इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करने से। कोस्ट है 9000 इंजन की, एंड यूजफुल लाइफ कितनी है 36,000 आवर्स। ओके, 36,000 आवर्स। एंड ये है अप्रैल 2025। ओके, 6,000। ठीक है, और फ्लाइट यूज़ हो चुकी है 1200 आवर्स के लिए। कोस्ट कितनी है? कोस्ट है 9 million, 36,000 उसकी यूज़फुल लाइफ है और 1200 के लिए वो यूज़ हो चुकी है, तो 3 लाख यहाँ पे डेप्रिसिएशन होगा। एक और तरीका है कि 9 लाख इंटू, जैसे आप मंथ्स के लिए करते थे कि अगर 6 मंथ्स के लिए यूज़ हुआ है तो 9 million इंटू 6 डिवाइड बाई 12 ऐसे करते थे। यहाँ पे उसके जगह पे आपको टाइम लेना है, 1200 आवर्स डिवाइड बाई 36,000 जो टोटल आवर्स है, तो ये आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन फॉर 1200 के लिए जो डेप्रिसिएशन निकालना है ना हमें, तो 1200 आवर्स के लिए डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे 3 लाख। ओके, तो ये होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर, अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 000 यानी थाउजेंड्स में 1000 आपको आगे दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्या 3 लाख लिखोगे या ओनली 300 लिखोगे? यहाँ पे अगर आगे आपको 30 दिए हुए हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ 300 लिखेंगे। ओके, सिर्फ 300 लिखेंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। देन सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द इंजन। इंजन की करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है? तो फर्स्ट है, राइट ऑफ द डैमेज्ड इंजन कैपिटलाइज द न्यू इंजन एंड डेप्रिशिएट ओवर 24,000 आवर्स। सबसे पहले पॉइंट में दिया हुआ है कि आप जो डैमेज्ड इंजन है उसको राइट ऑफ कर दो, और जो न्यू इंजन है उसकी वैल्यू को कैपिटलाइज कर दो 24 आवर्स के लिए, 24,000 आवर्स के लिए उसको डेप्रिशिएट कर दो। तो देखो, जब भी आप इस तरीके क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आप देखो कि गलत कौन सा है, सही कौन सा है, ये मत ढूंढो। सबसे पहले आप देखो कि गलत कौन सा है। जब गलत मिल जाएंगे, रॉन्ग आंसर्स मिल जाएंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो आपको लास्ट वाला करेक्ट आंसर मिलेगा। तो ये देखो कि 24,000 आवर्स के लिए डेप्रिशिएट क्यों करना है हमें, जबकि यूज तो वो सिर्फ 1200 आवर्स के लिए हुआ है। तो ये तो हमारा सीधा सा है कि रॉन्ग ही है। ठीक है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखते हैं। ट्रीट द 10.8 million as a repair to the damaged engine and continue to depreciate the engine as in the first 6 months। अब यहाँ पे दिया है कि 10.8 मिलियन को रिपेयर की तरह यूज ट्रीट करो डैमेज्ड इंजन के लिए, जो 10.8 मिलियन यूज हुआ है, यानी 10.8 मिलियन में परचेज कराना न्यू। अच्छा, ये सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ना होगा इसके लिए हमें कि October 1 2028 को एक एक्सीडेंट हो गया, बर्ड स्ट्राइक एक्सीडेंट, विच डैमेज्ड द इंजन बियॉन्ड रिपेयर, कि रिपेयर हो ही नहीं सकता, इतना डैमेज हो गया इंजन, इसके लिए उसको रिप्लेस करना पड़ा। दिस वॉज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू इंजन विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ
36,000 आवर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 10.8 मिलियन। अब उस स्टेटमेंट में हमें क्या दिया है, उस स्टेटमेंट में हमें दिया है कि 10.8 मिलियन को रिपेयर कॉस्ट की तरह यूज़ करो डैमेज्ड इंजन के लिए, और फिर जो भी ये अमाउंट है 10.8 उसको डेप्रिशिएट करना कंटिन्यू रखो जो पहले 6 महीने। तो ये तो सरासर एकदम ही गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपेयर तो कर ही नहीं सकते, यहाँ पे साफ लिखा है, यहाँ पे सीधा सा लिखा है कि एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ कि अब इंजन को रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो उसको रिप्लेस किया गया, यानी न्यू इंजन लेकर आए हैं यहाँ पे। ठीक है। थर्ड जो है वो है कैपिटलाइज 6 मिलियन टू रिप्लेस द डैमेज्ड इंजन। 6 मिलियन को कैपिटलाइज करो डैमेज्ड इंजन के, और एक्सपेंस द अदर 4.8 को एक्सपेंस कर दो। क्या ऐसा आपको लग रहा है कि ये स्टेटमेंट कहीं भी फिट हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? क्योंकि 6 मिलियन रिप्लेस क्यों करना है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट तो 10.8 से हुआ है, 10.8 मिलियन कॉस्ट लगी है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। देन राइट ऑफ द डैमेज्ड इंजन, कैपिटलाइज द न्यू इंजन, डैमेज इंजन को राइट ऑफ कर दो, न्यू इंजन को कैपिटलाइज करना है, एंड डेप्रिशिएट ओवर 36,000 आवर्स, 36,000 आवर्स के लिए उसको डेप्रिशिएट करना है। क्योंकि अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स फर्स्ट में और लास्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले को राइट कर दें। क्यों? क्योंकि वो सोचेंगे कि 1200 तो यूज़ हो गए, रिमेनिंग जो है 36,000 टोटल थी, तो अभी रिमेनिंग जो है वो 24,000 आवर्स बचे होंगे, इसलिए उसको 24,000 आवर्स के लिए डेप्रिशिएट करना है। क्यों करना है? रिपेयर थोड़ी करा है यहाँ पे, रिपेयर नहीं किया, रिवैल्यूएशन नहीं किया, यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दिया है, और उस नए इंजन की जो वैल्यू है, यूजफुल लाइफ है, वो 36,000 है। तो पूरे 36,000 आवर्स, यानी 36,000 आवर्स हमें मिल चुके हैं उस इंजन के लिए, इसलिए 36,000 आवर्स के लिए उसको डेप्रिशिएट करेंगे। तो ये वाला करेक्ट है, लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट है अ विंग वॉज ऑल्सो। मैं ना पहले आपको केस स्टडी पढ़ने के लिए इसलिए नहीं कह रही, क्योंकि हो सकता है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन जब मिलेंगे ना, तो हो सकता है क्वेश्चन को पढ़ के ही आप आंसर कर दो, यहाँ पे आपके टाइम की बचत होगी, टाइम सेव होगा आपका। ठीक है, तो चलिए 213 करते हैं। अ विंग वॉज ऑल्सो डैमेज्ड बट वॉज रिपेयर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 3 मिलियन। 3 मिलियन की कॉस्ट पे रिपेयर कर दिया गया। दिस एक्सीडेंट ऑल्सो कॉस्ट कॉस्मिक डैमेज टू द एक्सटीरियर ऑफ द एयरक्राफ्ट विच रिक्वायर्ड रीपेंटिंग एट कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन। तो यहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से विंग भी डैमेज हो गया, और जो एयरक्राफ्ट का एक्सटीरियर का पेंट था उसमें भी काफ़ी डैमेज हो गया, तो दोनों ही रिपेयरिंग कॉस्ट है। यहाँ पे पूछा है हमें कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रीटमेंट फॉर 3 मिलियन रिपेयर कॉस्ट एंड 2 मिलियन रीपेंटिंग द एयरक्राफ्ट। क्या हम इनको कैपिटलाइज करेंगे या हम इनको एक्सपेंस में डालेंगे? क्या करेंगे यहाँ पे हम? तो देखिए, जो 3 मिलियन है विंग्स का, उसको भी हम एक्सपेंस में डालेंगे, और 2 मिलियन रीपेंटिंग ऑफ द एक्सटीरियर है उसको भी हम एक्सपेंस में डालेंगे। वाई? क्योंकि रिपेयर कॉस्ट जो होती है, रिपेयरिंग कॉस्ट जो होती है, वो हम कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते हैं, वो हमेशा एक्सपेंस में जाती है। कीप इट इन योर माइंड कि हम रिपेयरिंग कॉस्ट को हमेशा एक्सपेंस में डालते हैं, कभी भी कैपिटलाइज। 214 के अंदर, एज द एयरक्राफ्ट वॉज आउट ऑफ सर्विस for some week due to accident, flight line took the opportunity to upgrade its cabin facility at a cost of 4.5 million. This did not increase the estimated remaining life of the cabin fitting, but the improved facility enabled Flightline to substantially increase the aircraft on the airfares on the aircraft। यानी कि कुछ बेनिफिट तो हो रहा है, एयरफेयर इंक्रीज कर पा रहे हैं हम इस कॉस्ट की वजह से, इसके लिए इसको कैपिटलाइज करेंगे, और जो कॉस्ट है फ्लाइंग कैबिन की उसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसके अंदर कॉस्ट जो है 25,000 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 17,500। कैसे? 25,000 कॉस्ट है, 5 ईयर्स उसकी यूजफुल लाइफ है, तो 5,000 अकॉर्डिंग टू इट, और 3 ईयर्स हो चुके हैं, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया 15,000, और जो बाकी के रिमेनिंग 6 मंथ्स हैं उसके लिए हो गया 2,500। टोटल जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो हो गया 17,500। कैरिंग अमाउंट यहाँ पे है 7,500, और एक्स्ट्रा कॉस्ट जो 4.5 मिलियन यानी 4,500, हम यहाँ पे वैल्यूज को थाउजेंड्स में ले रहे हैं। ओके, कीप इट इन योर माइंड।
और 4500 को इसमें प्लस कर देंगे तो कैरिंग अमाउंट आ जाएगा 12,000। 12,000 कैरिंग अमाउंट आने के बाद में डेप्रिसिएशन लगेगा 6 मंथ के लिए। कैसे 12,000 जो है वो 1.5 यूजफुल लाइफ बची है। कैसे? क्योंकि 3.5 जो थी वो यूजफुल लाइफ थी, जिसके अंदर से हमने 3.5 यूज कर चुके हैं हम। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, इसके लिए जो बची हुई यूजफुल लाइफ है वही हम यूज करेंगे। एंड 1.5 यहाँ पे यूजफुल लाइफ बच जाएगी। उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन हो जाएगा 6 मंथ्स के लिए 4,000 और ये आ जाएगी आपकी कैरिंग अमाउंट। ओके, रिपोर्टिंग डेट पे। What is the correct treatment when property A is reclassified as an investment property? अब यहाँ पे property A की बात हो रही है, जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है। An office building used by speculate for administrative purpose at 1 April 2022 it had a carrying amount of 2 million, and remaining useful life of 20 years. On 1st October 2022 the property was let to a third party and reclassified as investment property. The property had a fair value of 2.3 million at 1 October 2022 and 3.4 million at 31st March 2023। अब क्वेश्चन में हमें पूछा है कि जब प्रॉपर्टी ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिक्लासिफाई होगी तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट होगा उसका। तो मैं आपको आंसर बताऊं उससे पहले आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए। ए क्यों होगा? अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको ये समझ में आएगा, जिसमें मैंने गवर्नमेंट ग्रांट, बोरोइंग कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के कॉन्सेप्ट अच्छे से बताए थे। जिन्होंने वो वीडियो देखी है वो समझ गए होंगे कि क्यों यहाँ पे ये हुआ है। जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिक्लासिफाई हुई है, लेकिन पहले तो वो प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट में थी। अभी इन्वेस्टमेंट, अभी कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूज हुआ होगा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को तो हम कभी डेप्रिशिएट करते ही नहीं है ना। तो यहाँ पे जो ऑफिस बिल्डिंग है आपकी, उसकी कैरिंग अमाउंट थी 2 मिलियन और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ थी उसकी 20। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ थी उसकी 20। तो यहाँ पे 100 का डेप्रिसिएशन होगा। लेकिन यहाँ पे डेट्स को आप अच्छे से देखिए, 1 अप्रैल 2022 को कैरिंग अमाउंट थी 2 मिलियन और 1 अक्टूबर 2022 को उसने थर्ड पार्टी को उसको सेल। तो यहाँ पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी कि 50 का डेप्रिसिएशन लगेगा ना। तो 2 मिलियन में से 50 हम लेस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 1950 और प्रॉपर्टी रीवैल्यू हुई है, प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू है 2.3 मिलियन। तो यहाँ पे अगेन 2.3 मिलियन में से 1950 को लेस करेंगे तो 350 का हमें गेन हुआ है और वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो अभी भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वो वीडियोस देख लीजिए। 2x की स्पीड में देखना चाहें तो देख लीजिए, लेकिन ज़रूर देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स कैन स्पेक्यूलेट यूज टू अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। अभी क्या है ना कि मेरी वीडियोस की हो सकता है क्वालिटीज़ इतनी अच्छी नहीं हो, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है। बट गाइज मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रही हूँ दैट मैं आपको बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करूँ और कंटेंट में जितना हो सके मैं परफेक्शन लाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम बहुत जल्दी ग्रो करेंगे एंड स्टडी की जर्नी में रिवॉल्यूशन लेकर आएंगे। और अगर आपको कहीं भी कुछ मिस्टेक्स लगती हैं, कुछ कमी लगती है, तो आपके सजेशन हमेशा हेल्प करेंगे मेरी। सो सजेशंस तो वेलकम है बिल्कुल। तो कमेंट करिए, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है, अगर अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ करिए, बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। Which of the following model can speculate used to account for investment properties in its individual financial statement?
इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्पेक्यूलेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए क्या काउंट करेगा। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के लिए देखो, आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज वाला कॉन्सेप्ट अगर जिनको आता है कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं आता है आई वुड सजेस्ट देखिए, प्लीज देखिए, 2x पे करके देखिए। 10-10 मिनट लगेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा। हाफ एन आवर में, 1 आवर में आपके, मैंने अभी तक 5 चैप्टर्स जो हैं थ्योरीज के बेस पे, वो पांचों ही चैप्टर बहुत आपके इंपॉर्टेंट है। उनके अंदर बीच बीच में से ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एमसीक्यूज के इस तरीके से आते हैं, सेक्शन बी और सेक्शन ए के लिए। सेक्शन बी के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आप 2x पे करके देख लीजिए। अगर आप वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं तो आप अपनी टेक्स्ट बुक उठाइए, वहां से एक एक लाइन पढ़िए। अगर एक एक लाइन नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वो वीडियोस आपकी हेल्प करेंगे, आई स्वेयर। ओके, तो यहाँ पे उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल और फेयर वैल्यूशन रिवैल्यूएशन मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। कोस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल, इन तीनों में से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए कौन सा हम यूज कर सकते हैं। तो एक कॉस्ट मॉडल एंड एक फेयर वैल्यू मॉडल। क्यों? क्योंकि रिवॉल्यूशन मॉडल जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए यूज नहीं होता है। ये IAS 16 प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट के लिए यूज होता है। ओके, तो इसके अंदर आंसर होगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। व्हाट इज द टोटल गेन फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज टू बी इंक्लूडेड इन स्पेक्यूलेट इंडिविजुअल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023। एंटर योर आंसर इन द नियरेस्ट डॉलर। अब देखिए यहाँ पे आपको लास्ट में 1000 नहीं दिया है ना, नियरेस्ट 1000 लिखा है, तो आपको यहाँ पे फुल अमाउंट लिखना है। ओके, अब यहाँ पे आंसर देखते हैं। व्हाट इज द टोटल गेन, टोटल गेन लिखना है आपको। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट का गेन बताना है, टोटल गेन बताना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पे। तो एक तो आपका हो गया 350 जो था वो टोटल गेन नहीं है आपका। उसके अंदर एक तो आपका रिवैल्यूएशन गेन हो गया है, और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट गेन है यानी 2.3 की आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कैरिंग अमाउंट तो 3.3 थी, और मार्च में उसकी वैल्यू हो गई 3.4 मिलियन, 2.34 मिलियन। तो आपका यहाँ पे गेन कितना आएगा? 40 का गेन आएगा ना। और स्टेटमेंट बी में, प्रॉपर्टी बी में जो ऑफिस था 12 मंथ्स की लीज पे दिया था सब्सिडियरी को, और अप्रैल 2022 को उसकी फेयर वैल्यू थी 1.5 मिलियन, और फिर बढ़कर हो गई 1.65 मिलियन। तो देखिए 1.5 मिलियन लेस 1.65 मिलियन, 0.15 मिलियन। पॉइंट हटाने के बाद में ये 150 हो जाएगा, और 40 उसका था। टोटल गेन हो जाएगा 190, टोटल गेन हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन है क्या ऐसा कुछ। ये रहा, सॉरी सॉरी ये नहीं है। तो यहाँ पे आपको टोटल वैल्यू लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको आगे 1000 नहीं दिया है। तो 1,90,000 का टोटल गेन होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पे। उसके बाद में इन द इंडिविजुअल एंड consolidated statement of financial statement of speculate how would property be accounted for। तो लीज पर दी थी एक इंडिविजुअल के लिए, वो क्या हो जाएगी? प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। एंड कंसोलिडेशन के लिए वो क्या हो जाएगी? कैंसल्ड एज इंट्रा ग्रुप आइटम, क्योंकि इंट्रा अपनी सब्सिडियरी को ही तो लीज पर दिया है, तो वो स्टेटमेंट्स के अंदर इंट्रा ग्रुप आइटम को जैसे ट्रीट करते हैं हम, इंट्रा ग्रुप आइटम ट्रीटमेंट होकर उसका कैंसलेशन हो जाएगा। देन ये छोटे छोटे क्वेश्चन, इसके लिए इनको जल्दी कर देते हैं। व्हाट वुड द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी ए बी एट 31st March 2023 इफ स्पेक्यूलेट यूज्ड द कॉस्ट मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर कॉस्ट मॉडल यूज करा है स्पेक्यूलेट ने प्रॉपर्टी ए के लिए। तो यहाँ पे कैरिंग अमाउंट क्या होगी? तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 2.3। तो यहाँ पे कॉस्ट मॉडल यूज करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कॉस्ट मॉडल जब भी किया जाता है तो कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में उस वहां पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 2 मिलियन थी ना, डिवाइड बाय 20, और 100 का यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा। 1900 आपकी 19 लाख कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट है 221 से 225 तक। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन ही रीड करेंगे।
221 में दिया है व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्लांट एट 30 सितंबर 2021। मैन्युफैक्चर्ड प्लांट की कैरिंग अमाउंट बतानी है 30 सितंबर 2021 को। क्या स्टेटमेंट दिया है फर्स्ट में, ड्यूरिंग द ईयर कीस्टोन मैन्युफैक्चर एन आइटम ऑफ प्लांट फॉर इट्स ओवन यूज द डायरेक्ट मटेरियल and labor were 3 million and 4 million respectively. Production overhead are 75% of direct labor cost and Keystone determines the final selling price for goods by adding a markup on total cost of 40%. The plant was completed and put into immediate use on 1st April 2021. तो चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट है 3000, लेबर की कॉस्ट है 4000 और प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए यहाँ पे बोला है 75,000 ऑफ डायरेक्ट लेबर। और डायरेक्ट लेबर कितना है, डायरेक्ट लेबर है 4 मिलियन, तो 4 मिलियन का 75% हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे 3000 लिखा है, 4000 का 75%, तो जो टोटल वैल्यू है वो 10,000 आ जाएगी। एंड डेप्रिसिएशन इसके ऊपर कैसे लगेगा, determines the final selling price for goods by adding a markup of 40%. The plant was completed and put into immediate use on 1 April 2021. तो अप्रैल को इमीडिएट यूज के लिए उसको डाल दिया गया। तो अप्रैल से लेके और पूछा कब का हमें, सितंबर 2021 का, सितंबर 2021 का हमें पूछा है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 1000 और ये आ जाएगी आपकी कैरिंग अमाउंट। अब यहाँ पे आप लिखोगे कैसे, आगे थाउजेंड्स दिया है तो आप यहाँ पे सिर्फ 9000 लिखोगे, 9 लाख नहीं लिखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2021। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, प्रॉपर्टी पे डेप्रिसिएशन पूछा है ना, तो डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी की कॉस्ट है 50,000, ठीक है, उसके अंदर से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम लेस कर देंगे 10,000, 50,000 लेस 10,000 40,000 कैरिंग अमाउंट आएगी। और यहाँ पे एडजस्टमेंट में थर्ड स्टेटमेंट में बताया है कि प्रॉपर्टी रीवैल्यू हुई और 48 मिलियन फेयर वैल्यू निकल कर आई, यानी कि 8 मिलियन का यहाँ पे गेन हो गया विच द डायरेक्टर हैव एक्सेप्टेड। द प्रॉपर्टी वाज बीइंग depreciated over an original estimated useful life of 20 years which has not been changed. The revaluation gain will create a deferred tax liability. The income tax of Keystone is 30%. Keystone does not perform a transfer of excess depreciation from the revaluation surplus. तो यहाँ पे यूजफुल लाइफ हमें 20 ईयर्स की बताइए, तो कैसे पता लगाएंगे कितने महीने कितने ईयर्स बीत चुके हैं। तो 50,000, सो 50,000 यहाँ पे कॉस्ट थी जिसमें से 10,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था। 50,000 की अगर हम 20 ईयर्स से यूजफुल लाइफ निकालते हैं तो 2,500 पर ईयर डेप्रिसिएशन निकलता है। अब 10 ईयर्स का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 4 ईयर्स में 10,000 डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। तो 4 ईयर्स हो चुके हैं। अब जो 48,000 है, 48,000 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, डेप्रिसिएशन निकल जाएगा हमारा 3,000। ओके, 3,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी। ओके, then what would be shown as the gain or loss on revaluation in other comprehensive income for the year ended 30 September 2021। revaluation surplus में हम क्या डालेंगे, तो यहाँ पे 8 मिलियन का हमें गेन हुआ था, 8 मिलियन का गेन हुआ था, उस पर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 30% हम टैक्स डालते हैं। तो 8 मिलियन पे 30% का टैक्स 2400, स्पेस कम होने की वजह से 8,000 लेस 2400 5600, तो ये आ जाएगी आपकी कैरिंग अमाउंट गेन और लॉस जो हम ओसीआई में डालेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो रीवैल्यूएशन सरप्लस हमें कितना का हुआ था, 8 मिलियन का 48,000 की हमारे पास कैरिंग फेयर वैल्यू आ गई थी और उसको 40 से लेस करेंगे, 8 मिलियन का गेन हो गया, लेकिन उसके ऊपर टैक्स भी तो लगेगा, गिवन है ना स्टेटमेंट में 30% टैक्स लगेगा जो कि हम ट्रांसफर करते हैं ना ओसीआई में। ओसीआई के अंदर क्या करते हैं हम, जो रीवैल्यूएशन गेन है उसको लिखते हैं और उस पर जो टैक्स लगता है वो भी लिखते हैं, उसके बाद में जो टोटल वैल्यू आती है वो हमारा बैलेंस होता है, गेन या लॉस होता है ओसीआई के अंदर। तो यहाँ पे हमें 55.6 मिलियन का गेन हो रहा है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछा यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से देखते हैं। अंडर द रिवैल्यूएशन मॉडल एसेट मस्ट बी रिवैल्यू ईच year. Is it necessary to revalue the asset each year? No. Impairment is necessary but revaluation is not necessary. Revaluation को हमें each year करना ज़रूरी नहीं है, तो ये तो फर्स्ट ऐसा पॉइंट मिल गया हमें जो कि सही नहीं है रिवैल्यूएशन के लिए, तो यही होगा राइट और बाकी के आपके सही है और ये होगा रॉन्ग। ठीक है, देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। फर्स्ट इज चेंजिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लांट डेप्रिसिएशन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके अंदर भी यही है, क्योंकि देखिए जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन जब हम चेंज करेंगे तो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस में क्या दिया है कि चेंजिंग द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, इसके अंदर नंबर्स चेंज होंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं होगी। वही डेप्रिसिएशन अगर हम स्ट्रेट लाइन बेसिस और रिड्यूसिंग में से कुछ चेंज करते हैं तो भी नंबर्स चेंज होंगे, लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं होगी। सेम विद द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट इन द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट सिनेरियो में चलते हैं 226 टू 230। पहले क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट बिलोंगिंग टू चेस्टनट कंपनी रिक्वायर एन एनुअल इम्पेयरमेंट रिव्यू। द हेड ऑफिस ओनली, द मशीनरी ओनली, बोथ और नाइदर। तो देखिए इन्वेस्टमेंट इम्पेयरमेंट कब रिक्वायर होता है एनुअली, या तो इनटेंजिबल एसेट हो जिसकी लाइफ इनडिफाइनाइट यूजफुल लाइफ हो, ठीक है, और या फिर गुडविल वगैरह। इम्पेयरमेंट चैप्टर में मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया था। तो हेड ऑफिस और मशीनरी दोनों ही किसी क्राइटेरिया में नहीं आते, तो इनको एनुअल बेसिस पे इम्पेयरमेंट करना इज नॉट नेसेसरी, तो नाइदर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट इज इन अकॉर्डेंस विद IS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, what is the correct journal entry to reflect the depreciation and the impairment of Chestnut Company's factory for the year ended 31st December 2027? तो यहाँ पे हमें केस स्टडी पढ़नी होगी। इम्पेयरमेंट हमें जनरल एंट्री हमें किसके लिए पूछी है, फैक्ट्री के लिए पूछी है। तो फैक्ट्री के लिए हम केस स्टडी पढ़ते हैं यहाँ पे। एट 1st January 2027 चेस्टनट कंपनीज फैक्ट्री हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 5 मिलियन, 5 मिलियन की कैरिंग अमाउंट थी 1st January 2027 को। इट हैज़ अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ थी। On 31st December 2027, there was an impairment review of factory and recoverable amount was 2.5 million. Chestnut Company's factory had previously been revalued upwards and the revaluation surplus was a credit balance of 1 million relating to this factory. तो देखिए 5 million की carrying amount है और यूजफुल लाइफ है उसकी 10 ईयर्स, तो 500 का पर इसका डेप्रिसिएशन निकलेगा। इसको हम लेस कर देते हैं 5 मिलियन में से, 4500 कैरिंग अमाउंट आएगी और इम्पेयरमेंट हुआ है, इम्पेयरमेंट की फेयर वैल्यू है 2500, 5000 लेस 500, 4500 एंड लेस 2500, 200 का इम्पेयरमेंट आएगा यहाँ पे, 200 का इम्पेयरमेंट आएगा। लेकिन एक ट्विस्ट है, प्रीवियस ईयर में इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ था 1 मिलियन का, तो जो 2 मिलियन का इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है हमें, उसमें से 1 मिलियन जो है हम रिवैल्यूएशन सरप्लस से ले लेंगे और जो 1 मिलियन है बाकी का वो P&L से चार्ज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं डेबिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 1.5 मिलियन, डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस 1 मिलियन एंड क्रेडिट नॉन करंट एसेट 2.5 मिलियन। तो बिल्कुल ये सही है, ए होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट what is the carrying amount of Chestnut Company's head office in the statement of financial position as at 31st December 2027? हेड ऑफिस की कैरिंग अमाउंट की बात हो रही है यहाँ पे। चेस्टनट कंपनी के हेड ऑफिस की जो कॉस्ट है वो थी 12 मिलियन, थाउजेंड्स में कन्वर्ट करते हैं 12,000, 1 जनवरी 2021 को, और डेप्रिशिएट हुआ वो 40 ईयर्स के लिए, 40 ईयर्स की यूजफुल लाइफ है यानी उसकी, 300 पर ईयर उसका डेप्रिशिएशन निकलेगा। एंड on 31st December 2024 there was an impairment review of the head office and recoverable amount was deemed to be 9 million. A more recent value of at 31st December 2027 has estimated that the recoverable amount of head office is 11 million. तो ये हम यहाँ पे करते हैं, जो cost थी
फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ग्रांट इज करेक्ट। तो इसका आंसर होगा, इसमें हमें पूछा है कि गवर्नमेंट ग्रांट के लिए क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट इज द डेफर्ड इनकम मेथड शुड ऑलवेज बी यूज्ड फॉर ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। Grants related to income must be disclosed separately in the statement of profit and loss as other income. Third is the deferred income method should only be used if the grant is repayable. And fourth is grant related to asset can be accounted for using either the deferred income method or by deducting from the assets carrying amount. अब आप बताइए, ये जो deferred income method है, क्या हम उसको सिर्फ एसेट से रिलेटेड के लिए यूज़ करते हैं? अगर ग्रांट एसेट से रिलेट करते हैं सिर्फ तभी यूज़ करते हैं? ऐसा तो नहीं है, नहीं है ना। सेकंड है कि ग्रांट रिलेटेड टू इनकम मस्ट बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज अदर इनकम। तो ऐसा भी नहीं है, गवर्नमेंट ग्रांट को या जो भी ग्रांट है हमारे पास, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में सेपरेटली अदर इनकम से तो नहीं डिस्क्लोज करते ना, नहीं करते हैं। द डेफर्ड इनकम मस्ट मेथड शुड ओनली बी यूज्ड इफ द ग्रांट इज रीपेबल। क्या हम डेफर्ड इनकम को सिर्फ तभी यूज करते हैं जब ग्रांट रीपेबल होता है? नहीं ना। Then fourth statement is grant related to asset can be accounted for using either the deferred income method or by deducting from the assets carrying amount. अब जो grant है asset से related, उसको हम या तो deferred income method से use करेंगे या फिर जो asset की carrying amount है उसके अंदर से deduct कर देंगे। तो ये statement correct है, ठीक है। Next is what is the carrying amount of non-current liability in respect of government grant in Chestnut Company statement of financial position as at 31st December 2027। अभी देखिए ग्रांट जो है हमें 2.6 मिलियन का मिला है एंड 2.6 मिलियन का ग्रांट है और मशीनरी की कॉस्ट 4 मिलियन है। एक्सपेक्टेड लाइफ 5 ईयर्स है। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हमें करना है। तो देखिए कॉस्ट, गवर्नमेंट ग्रांट की कॉस्ट जो है वो 2600 है और जो डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन बेसिस के लिए दिसंबर 2027 तक 390 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, कैरिंग अमाउंट 210, और जो करंट लाइबिलिटी है वो लेस कर देंगे, यानी कि 2010 2010 जो है उसके अंदर से करंट लाइबिलिटी तो लेस कर देंगे ना। करंट लाइबिलिटी हमारी 520 और कैरिंग अमाउंट आ जाएगा 1690। तो हमारा ऑप्शन होगा इसके अंदर बी। ओके, तो 230 तक हमने कर लिए। 10 क्वेश्चंस और कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। 231 से 235। फर्स्ट क्वेश्चन है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड बाय IS 38 intangible assets in relation to the amortization of intangible assets in excluding goodwill। नाउ सी, टू स्टेटमेंट्स बताने हैं IS 38 इंटेंजिबल एसेट्स के रिलेशन में। इंटेंजिबल एसेट्स को हम किस तरीके से अमोटाइज करते हैं, गुडविल को एक्सक्लूड करना है इसके अंदर। क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया कि गुडविल को एक्सक्लूड करना है। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। शुड बी intangible assets should be amortized over expected useful life or not at all if useful life is deemed to be indefinite। क्या ये सही है? यस, इट इज़ करेक्ट। इनटेंजिबल एसेट जो होता है उसको हम एक्सपेक्टेड लाइफ में अमोटाइज करते हैं, और अगर उसकी इनडिफाइनाइट लाइफ है तो हम उसको अमोटाइज नहीं करते हैं, हम उसका इम्पेयरमेंट लॉस चेक करते हैं, ठीक है। अपने आंसर्स पहले कमेंट कर दीजिए, पॉज कर दीजिए वीडियो को और अपने आंसर कमेंट कर दीजिए। तो ये तो मुझे ठीक लग रहा है। नेक्स्ट, ठीक नहीं मतलब 100% राइट ही लग रहा है ये तो। ओके, फिर नेक्स्ट है इनटेंजिबल एसेट शुड नॉट बी अमोटाइज बट इंस्टेड रिव्यू फॉर इम्पेयरमेंट लॉसेज ऑनली। तो इसमें दिया है कि इंटेंजिबल एसेट को हमें अमोटाइज नहीं करना चाहिए और सिर्फ इम्पेयरमेंट लॉस के लिए देखना चाहिए। तो ये तो इंटेंजिबल एसेट्स विथ इनडिफाइनाइट लाइफ के लिए यूज़ होता है ये स्टेटमेंट, है ना। इसके अंदर इंटेंजिबल एसेट्स को हम अमोटाइज तो करते हैं अगर उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है तो। देन intangible asset should be amortized on the basis of the expected pattern from consumption of expected future economic benefits। देखो ये एकदम करेक्ट लग रहा है क्योंकि एसेट को हमें उसकी एक्सपेक्टेड पैटर्न के हिसाब से हम जिस तरीके से कंजप्शन कर रहे हैं हम उसको अमोटाइज करेंगे, है ना, और इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो एक्सपेक्टेड हैं। नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट शुड नॉट बी अमोटाइज्ड और इम्पेयर्ड एंड इंस्टेड सिंपली कैरिड फॉरवर्ड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट अंटिल और स्क्रैप्ड। नहीं, ये तो नहीं है क्योंकि हम इंटेंजिबल एसेट्स को अमोटाइज तो करेंगे। तो ए एंड सी। नेक्स्ट है विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रिलेशन टू IS 38 asset intangible asset। IS 38 requires the revaluation of intangible assets where an entity has chosen
टू रीवैल्यू इट्स टेंजिबल नॉन करंट एसेट। क्या ये सही है? अपने आंसर्स पहले कमेंट कर दीजिए। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रिलेशन टू IAS 38 इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट के रिलेशन में हमें दो स्टेटमेंट करेक्ट बताने हैं। तो फर्स्ट वाला है कि रीवैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, तो इंटेंजिबल एसेट्स का रीवैल्यूएशन नहीं होता है ना। नेक्स्ट है IAS 38 डज नॉट परमिट द रिवैल्यूएशन ऑफ एनी इंटेंजिबल एसेट्स इन एनी सर्कमस्टांसेस। तो ऐसा भी नहीं है कि रिवैल्यूएशन हो ही नहीं सकता, इन एनी सर्कमस्टांसेस दे दिया ना यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में रिवैल्यूएशन नहीं होगा, तो ये भी सही नहीं लग रहा। देन है IAS 38 permits the revaluation of intangible assets only if there is an active market for such assets। तो देखो अगर एक्टिव मार्केट होता है सिर्फ इन तभी हम इंटेंजिबल एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं, तो ये तो करेक्ट है। देन IAS 38 requires that the इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंजिबल मस्ट बी एट कॉस्ट। तो IAS 38 के अंदर हम इंटेंजिबल एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हमने देखा है ना कि कॉस्ट पे ही जो इनिशियल रिकॉग्निशन की बात हुई है यहाँ पे, ये ध्यान रखना इनिशियल रिकॉग्निशन की बात हो रही है यहाँ पे। इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा कॉस्ट पे होगा, जो कॉस्ट हमने पे करी है ना, अगर मान लीजिए कि हमने कोई पेटेंट परचेज करा है, वो 30K का परचेज करा है, तो उसको हमने उसको कैश 38 में कॉस्ट पे करी है, तो उसको हमें 30 में ही उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू क्या है वी डोंट केयर, लेकिन अगर हमने उसको कॉस्ट 30 पे करी है तो 30 में ही उसको रिकॉर्ड करेंगे। देन in accordance with IAS 38 intangible assets, what is charged to statement of profit or loss for the year ended 31st March 2027 in respect of project 324। अब इसमें हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या अमाउंट चार्ज करेंगे हम प्रोजेक्ट 324 के रिस्पेक्ट में। तो 324 है ये फर्स्ट वाला। द प्रोजेक्ट कमेंस्ड ऑन 1st April 2026 and incurred total cost 15 million during the year, and on 30 June 2026 the director were confident। अब देखो 30 जून को यहाँ पे डायरेक्टर कॉन्फिडेंट हुए दैट द प्रोजेक्ट मेट द कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया ऑफ IAS 38 इंटेंजिबल एसेट। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड एंड बिगन टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम 1st January 2027। इट इज एस्टिमेटेड दैट द प्रोजेक्ट विल जनरेट रेवेन्यू फॉर 5 years। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट जो इनकर हुई है वो है 15 मिलियन, एंड यहाँ पे 30 जून को डायरेक्टर कॉन्फिडेंट हुए हैं, तो दिसंबर तक 6 मंथ्स हो जाएंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 15 थी कॉस्ट, 15 मिलियन कॉस्ट, एंड कैपिटलाइजेशन करेंगे इसका 6 मंथ के लिए, 9 मंथ्स के लिए टोटल कॉस्ट इनकर हुआ है, और जो कंस्ट्रक्शन पीरियड था वो था 6 मिलियन का, 6 मंथ का। तो यहाँ पे हमारी कैपिटलाइजेशन कॉस्ट आ जाएगी 10। सो 15 मिलियन में से 10 मिलियन माइनस 5 मिलियन इज P&L कॉस्ट, क्योंकि ये जो 10 है ये तो कैपिटलाइजेशन कॉस्ट है ना, ये तो हम कैपिटलाइज करेंगे 6 मंथ्स का। जो बाकी के मंथ्स थे जिसमें कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं था वो ये है। टोटल कॉस्ट 15, देखो समझने की कोशिश करो, टोटल कॉस्ट 15 मिलियन इनकर हुआ है, जिसमें से जो कंस्ट्रक्शन पीरियड था वो 9 मंथ्स का, 6 मंथ्स का कंस्ट्रक्शन पीरियड था, ठीक है। तो 6 मंथ्स का कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो कैपिटलाइजेशन कॉस्ट है वो 10 मिलियन है, एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज चार्ज्ड फ्रॉम P&L। ओके, ये 5 मिलियन P&L से चार्ज करेंगे, ठीक है। अब अमोर्टाइजेशन कॉस्ट, ये जो 10 मिलियन है इसको अमोर्टाइजेशन भी तो होगा, इसका अमोर्टाइजेशन किस तरह से होगा, 10 मिलियन जो है इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, एंड क्या आएगा 2000। अब इस 2000 को 3 मंथ्स से, क्योंकि 3 मंथ्स का निकालना है ना, हमें यहाँ पे देखिए जनवरी से रेवेन्यू जनरेट स्टार्ट हो गया था और हमें मार्च का बताना है, तो जनवरी टू मार्च 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का अमोर्टाइजेशन कॉस्ट कितना आएगा 500। 3 डिवाइड बाई 12 500 आ जाएगा। ओके, 500 ये जो है वो कहाँ जाएगा, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट कहाँ जाती है P&L में, और ये 5 मिलियन भी P&L में जाएगा। टोटल कॉस्ट P&L का क्या हो जाएगा 5.5 मिलियन। नेक्स्ट है
In accordance with IS 38, intangible assets, which of the following is are true or false in respect of accounting treatment of project 325 and 326? तो यहाँ पे प्रोजेक्ट 325 एंड 326 के बारे में हमें ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट वो बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द कॉस्ट फॉर प्रोजेक्ट 325 शुड बी एक्सपेंस्ड इन द P&L और लॉस प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2027। और यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं ये प्रोजेक्ट 325 द प्रोजेक्ट कमेंस्ड ऑन 1 सितंबर। डेट्स को हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द पर्टिकुलर क्वेश्चन। And cost of 20,000 per month were incurred until 31st January 2027. तो 1st सितंबर से 31st जनवरी कितने महीने हो गए? 5 months हो गए यहाँ पे सितंबर से जनवरी तक when the project was abandoned. प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है। The specialist equipment that had been purchased for project 325 was transferred for use in under of Wilrop Company's research project. Wilrop Company's research project में ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये जो 20,000 है वो कहाँ जाएगा, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो 20,000 का ट्रीटमेंट इस स्टेटमेंट में दिया है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो इज इट करेक्ट? जब प्रोजेक्ट अबेंडन हो गया है तो हमें उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में तो डालेंगे, हम कैपिटलाइज थोड़ी करेंगे। जब कैपिटलाइज करते हैं तब ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है, लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर सकते, हम इसको एक्सपेंस करेंगे। सो दिस इज ट्रू। The specialist equipment which was purchased for Project 325 should not be depreciated as it has been used in abandoned or research project. क्या जो स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट है उसको हम डेप्रिशिएट नहीं करेंगे? जब हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे किसी विलरॉप कंपनी के रिसर्च प्रोजेक्ट को, यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट का जो स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट है उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया है विलरॉप कंपनी के रिसर्च प्रोजेक्ट को, तो डेप्रिशिएट तो होगा ना वो, तो ये फॉल्स है। The cost for project 326 should be included as an asset in the statement of financial position. क्या ये ट्रू है? उसके लिए हमें ये केस स्टडी करना होगा। The project commenced on 1 January 2027. Cost of 40,000 per month were incurred until 31st August 2027, when the directors increased the spend to 60,000 to complete the project quickly. As a potential buyer had been identified on 20 July 2027, the director had not been confident of success of the project until this point. जब confident है ही नहीं वो डायरेक्टर्स, तो हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्यों डालेंगे? फॉल्स। 235 during the year ended 31st March 2028, Wilrop Company incurred the following cost: 40,000 in staff cost incurred in updating a computerized record of potential customers, and 8 lakh for the purchase of a domain name for the website of an entity making substantial online sales, and 4 million for a patent purchase to improve the production process with an expected useful life of 3 years. Which of the above cost would be capitalized as intangible asset in accordance with IS 38 intangible asset? ये क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन काफ़ी आ चुके हैं। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा बिना चीटिंग के। ओके, वीडियो को पॉज करिए, मैं आगे बढ़ती हूँ। इसका आंसर होगा, एक तो 4 लाख जो स्टाफ कॉस्ट है वो इंटेंजिबल एसेट में नहीं आता है, लेकिन 8 लाख परचेज करा है डोमेन नेम के लिए, वो इंटेंजिबल परचेज डोमेन नेम है ना, इंटरनल जनरेटेड नहीं है, परचेज यहाँ पे साफ लिखा है। और वेबसाइट बना फॉर द वेबसाइट ऑफ एन एंटिटी मेकिंग सब्सटेंशियल ऑनलाइन सेल, जिसकी वजह से हमें बेनिफिट भी हो रहा है सेल्स में, तो ये तो हो गई। एंड 4 मिलियन फॉर अ पेटेंट परचेज, यहाँ पेटेंट भी परचेज है, इंटरनली जनरेटेड नहीं है, तो ये भी कैपिटलाइज होना चाहिए। टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन प्रोसेस विद एन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years, इसमें एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ भी डिफाइंड है, तो थर्ड भी होगा, तो इसका आंसर होगा सी। नाउ 236 टू 240 ये 10 क्वेश्चन लास्ट होंगे। अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, देन तो ये अच्छी बात नहीं है, कर दीजिए जल्दी से। एपेक्स रिसीव्ड और 10 million 6% लोन ऑन 1st April 2027.
The loan will be redeemable at a premium, which means the loan has an effective finance cost of 7. ये effective बहुत important है. 7.5% per annum. The loan was specifically issued to finance the building of a new store. Construction of a store commenced on 1 May 2027, and it was completed and ready for use on 28 February 2028, but did not open for trading until 1st April 2028. How should the loan be treated in the financial statement of Apex for the year ended 31st March 2028? Apex के अकाउंट में लोन को हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो लोन को हम अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज लोन्स आर रिगार्डेड एज फाइनेंशियल लाइबिलिटीज एंड शुड बी हेल्ड फॉर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. लोन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज होती हैं और उन पे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट जो होता है वो लगता है, और उस पे ही हम उनको रिकॉर्ड करते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे. देन विच टू ऑफ द स्टेटमेंट बिलो रिगार्डिंग IS 38 बोरोइंग कॉस्ट आर करेक्ट? तो कौन सा करेक्ट है इसमें से ये बताना है. फर्स्ट इज बोरोइंग कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज्ड इफ दे आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू क्वालिफाइंग एसेट. इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू. बोरोइंग कॉस्ट अगर डायरेक्टली क्वालिफाइंग एसेट से एट्रीब्यूटेबल है तो हम उसको कैपिटलाइज कर देंगे. और बोरोइंग कॉस्ट शुड बी चीज टू बी कैपिटलाइज वंस द रिलेटेड एसेट इज सब्सटेंशियली कंप्लीट. अगर बोरोइंग कॉस्ट हम एक बार अगर हमने रिलेटेड एसेट से कैपिटलाइज कर दिया, बोरोइंग कॉस्ट को हमें कैपिटलाइज करना है कब? एक बार जब एसेट जिस एसेट के लिए हमने बोरोइंग कॉस्ट लिया है या मिला है, जब वो एसेट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए. Then third is borrowing cost must be capitalized if they are directly attributable to non-current asset. No, it is not necessary कि वो non-current asset होना चाहिए. It can be current asset also. Borrowing cost may be capitalized if they are directly attributable to qualifying asset. यहाँ पे देखो क्वेश्चनर आपको must और may में कंफ्यूज कर देता है. वहाँ सेम सेंटेंस वहाँ लिखा है लेकिन उसमें मस्ट अप्लाई हो रहा है और यहाँ में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको. इसके अंदर ज़्यादा सही ए है एंड बी है, तो 2 स्टेटमेंट्स बताने थे. दैट्स इट. हाउ मच शुड बी रिकॉर्डेड एज फाइनेंस कॉस्ट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड. फाइनेंस कॉस्ट कितना आएगा वो बताना है. लेट्स सी. तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल को ज़रूर हुआ है, लेकिन जो लोन 1 अप्रैल को लिया है लेकिन कंस्ट्रक्शन 1 मई को हुआ है एंड कंप्लीट हुआ है 28 फरवरी को. तो 1 मई से 28 फरवरी कितना 10 मंथ्स हो चुके हैं. 10 मंथ्स का कॉस्ट हम 10 मंथ्स का कॉस्ट तो हम कैपिटलाइज करेंगे, और 1 अप्रैल का, क्योंकि लोन तो 1 अप्रैल को मिल गया है तो उस महीने का भी इंटरेस्ट लगेगा. ऐसा तो नहीं है कि उस एक महीने का इंटरेस्ट नहीं लगेगा. उस एक महीने का जो इंटरेस्ट लगेगा दैट विल बी अवर एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस. अब देखिए 6 यहाँ पे 10 मिलियन कॉस्ट है लोन की, एंड 7.5% इज इफेक्टिव रेट. 10 मंथ्स का कॉस्ट ही हम कैपिटलाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 625. लेकिन 10,000 हमें तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस वाला अमाउंट बताना है. 10,000 इंटू 7.5, इसका इजी तरीका ये, तो 750. लेकिन 625 तो हमें कैपिटलाइज करना है, तो 750 माइनस 625 इज इक्वल्स टू 125 जो हमारा जाएगा. ये 125 बच गया ना, ये कैपिटलाइज तो हम इतना करेंगे, तो ये 125 हमारा जो अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस हो जाएगा. तो यहाँ पे आएगा 125 एंड 625. यहाँ 625 क्यों? क्योंकि हाउ मच इंटरेस्ट शुड बी कैपिटलाइज एज पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो जो अमाउंट हम कैपिटलाइज करेंगे ना वो 625 होगा, क्योंकि मैंने आपको वो बता दिया कि 750 टोटल इनकर्ड था और 625 हम कैपिटलाइज करेंगे, वो हमने पहले निकाल लिया, और 125 जो रिमेनिंग है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा.
Now 420, Apex decided that not all of the fund raised were needed immediately and temporarily invested some funds in April. In April 2027, earning 40,000 interest. How should the 40,000 be accounted for the financial statement of Apex? तो यहाँ पे नेट ऑफ अमाउंट तब होता जब वो कंस्ट्रक्शन पीरियड के टाइम होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक महीने का है 40,000 अप्रैल में, टेकन टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज इन्वेस्टमेंट इनकम. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस इनकम. So guys, that's it for today's video. Please subscribe to my channel, like and share with your friends. Thanks for watching.